brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण, साथ में है अंशुमन तिवारी जी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। नमस्कार अंशुमन सर, कैसे हैं आप? नमस्कार दर्पण, खर्चा पानी के इस विशेष संस्करण में आप सबका स्वागत है। अंशुमन जी, आज हमारे लाइनअप में 3 खबरें हैं। एक तो मानसून सत्र का थोड़ा विश्लेषण करेंगे, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी बिल पर केंद्र और राज्यों के बीच चल रहा विवाद, और अंत में हम अमेजन फ्लिपकार्ट वाली ऑनगोइंग स्टोरी पर भी आपसे एक अपडेट देंगे। अंशुमन जी, संसद का मानसून सत्र समाप्त हो गया है। हमारी पहली चर्चा उसी से जुड़ी हुई है। इसमें 3 बेसिकली हमारे पास सवाल है। पहला सवाल यह है कि संसद सत्र में आर्थिक मसलों पर सरकार जो विधेयक लेकर आई है उन्हें कैसे देखते हैं? क्या इनमें देश के सामने जो आर्थिक चुनौतियां हैं उनसे लड़ने की इच्छा शक्ति नजर आती है? दर्पण, ये संसद का सत्र बहुत प्रोडक्टिव या विधायी कामकाज की दृष्टि से बहुत सफल नहीं रहा। शुरुआत से सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध था। उस गतिरोध के कारण संसद का अधिकांश समय विरोध में और हंगामे में गया। गतिरोध उस कथित जासूसी के आरोप को लेकर था, जिसकी जांच कराने की मांग विपक्ष कर रहा था। वैसे इस संसद के सत्र पर मैं स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के मिसमैनेजमेंट पर, अर्थव्यवस्था की संकट पर और बहुत सारी चीजों पर चर्चा होनी चाहिए थी। अगर आप विधेयकों की दृष्टि से देखें तो 2 महत्वपूर्ण विधेयक इस सत्र में आए, जिनका तात्कालिक आर्थिक चुनौतियों से सीधा कोई लेना देना नहीं था। मंदी का उनसे कोई इलाज नहीं निकलना था, लेकिन फिर भी वो 2 बेहद महत्वपूर्ण विधेयक थे। पहला विधेयक था डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल, जिसमें किसी बैंक के डूबने की स्थिति में जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपए तक का बीमा मिलने का या इंश्योरेंस मिलने का प्रावधान था। ये काफी समय से लंबित था, खासतौर से जब पीएमसी बैंक का स्कैम हुआ था और पीएमसी बैंक डूबा था। उसके बाद से ये मांग भारत में की जा रही थी कि बैंकों में रखे हुए पैसे पर जो बीमा है, जो इंश्योरेंस की गारंटी है, किसी इवेंचुअलिटी की स्थिति में जब बैंक डूब जाता है तो उसे बढ़ाया जाए। तो एक ये महत्वपूर्ण विधेयक था जिसे किसी तरह से मंजूरी मिली। और दूसरा सबसे चर्चित और सबसे बड़ा फैसला रेट्रो टैक्स का, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का, इनकम टैक्स के अमेंडमेंट का बिल था, जिसमें सरकार ने पिछली तारीख से टैक्स लगाने की पूरी प्रक्रिया निरस्त कर दी 2012 के बाद के मामलों की। हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करते रहे, खर्चा पानी में क्या था ये बिल, क्यों आया, इसका क्या मतलब था। पर एक महत्वपूर्ण बदलाव था जो सरकार को पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन केन एनर्जी की तरफ से भारत सरकार के खिलाफ मुकदमे, भारत की संपत्तियों को जब्त करने या कब्जे करने का आदेश पेरिस की अदालत से पारित होने के बाद सरकार को सुधाई, और सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन करते हुए यह फैसला लिया कि अब पिछली तारीख से टैक्सेशन के पुराने मामले बंद कर दिए जाएंगे, यानी उनकी टैक्स डिमांड्स वापस ले ली जाएंगी, और जो कंपनियां मुकदमों में हैं उन्हें अपने मुकदमे वापस लेने की लिखित अंडरटेकिंग करनी पड़ेगी। तो ये 2 ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक थे जिन्हें आप विधायी कामकाज की दृष्टि से जरूरी मान सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे थे जिन पर चर्चा नहीं हो सकी या जो पेंडिंग थे। ऐसे करीब 17 नए विधेयक इस बार संसद में मौजूद थे, जिनमें आर्थिक विधेयक भी थे, गैर आर्थिक विधेयक भी थे, कुछ प्रतिरक्षा से जुड़े थे। इंडियन मैरीन फिशरीज एक्ट था, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का पेट्रोलियम मिनरल्स पाइपलाइन अमेंडमेंट बिल था। लेकिन इन 2 आर्थिक विधेयकों की चर्चा पिछले इस सत्र के दौरान रही। आईबीसी अमेंडमेंट बिल यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2021 के बारे में क्या सोचते हैं अंशुमन जी? पुराने वाले में क्या खामी थी जो संशोधन करना पड़ा? सरकार कह रही है कि एमएसएमई को फायदा होगा, तो क्या वाकई ऐसा है? खामी वाला संशोधन तो अभी नहीं आया। हमें याद करना होगा कि संसद की एक समिति ने पुराने बैंक्रप्सी कानून को, दिवालियापन कानून में कई सारी खामियां गिनाई। वो रिपोर्ट इसी सत्र में आई थी और उसमें उन्होंने कहा था कि इसमें बड़ा नुकसान हो रहा है बैंकों को, उन्हें बकाया कर्ज पर काफी हेयर कट लेना पड़ रहा है, यानी उनकी पूंजी डूब रही है। वो तो नहीं था, लेकिन इसमें एक प्रोविजन जोड़ने के लिए यह संशोधन लाया गया था कि बैंक्रप्सी कोर्ट की या दिवालियापन के कानून की सुविधा अब छोटे उद्योगों को भी मिलनी चाहिए। इस दृष्टि से यह महत्वपूर्ण संशोधन है जिसका पारित होना जरूरी है, क्योंकि अभी बैंक्रप्सी की पूरी सुविधा केवल बड़ी कंपनियों को मिलती है, जो अदालतों में जाकर अपने आप को कर्ज की देनदारी से मुक्त करा लेती हैं और एक सेटलमेंट कर लेती हैं बैंक के साथ। तो यह प्रावधान जो जोड़ा जाना है, इसके जरिए एक निर्धारित सीमा तक के छोटे कर्ज वाले छोटे उद्योग समाधान ले सकेंगे। प्रस्ताव यह है कि एक पैकेज्ड
रिजोल्यूशन बैंक और कंपनी मिलकर तय करेंगे, जिसमें कि कर्ज को और बैंक कंपनी के एसेट्स को किसी बाहर को बेचा जाएगा और उस तरह से कंपनी को बेल आउट किया जाएगा, उसे बैंक्रप्सी कानून की सुविधा दी जाएगी। अब ये कानून काफी समय से लंबित था, मांग की जा रही थी कि बैंक्रप्सी की सुविधा आखिर केवल बड़ी कंपनियों को ही क्यों मिले, छोटी कंपनियों पर भी कर्ज फंसे हुए हैं, उनके कारोबार भी बंद हुए हैं। तो इसलिए इस दृष्टि से बैंक्रप्सी कानून का दायरा बढ़ाने के लिहाज से और उसमें बड़े के साथ छोटी कंपनियों को भी शामिल करने की दृष्टि से ये विधेयक, ये संशोधन महत्वपूर्ण है। शायद अगले सत्र में हम इस पर बहस और लंबी चर्चा देख पाएंगे। अंशुमन जी, लास्ट सवाल इस सेगमेंट में एक और अमेंडमेंट बिल को लेकर है, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन। इसे इंश्योरेंस सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। क्या आम नागरिकों को फायदा होगा जो पैसा बचाकर इंश्योरेंस लेते हैं? ये फैसला सरकार के निजीकरण की नीति जिसकी बजट में घोषणा की गई थी उसके अनुरूप था। सरकार ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनियों के निजीकरण का फैसला किया था, जिसमें कुछ 2 कंपनियों को लिस्ट भी किया गया था जिन्हें बेचा जाएगा। उन्हें बेचने से पहले इस कानून में जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट नेशनलाइजेशन एक्ट में संशोधन अमेंडमेंट करने की जरूरत थी। इसके बिना सरकारी बीमा कंपनियों में, खासतौर पर जनरल इंश्योरेंस की कंपनियों में निजी हिस्सेदारी नहीं बेची जा सकती। स्वाभाविक सी बात है कि प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत ही है और प्राइवेटाइजेशन के लिए एनेबल करने के लिए ही ये कानून लाया गया। इस कानून में संशोधन करना जरूरी था, तो ये उसी मकसद से लाया गया कानून था। लेकिन संसद की प्रक्रिया सामान्य न होने के कारण और विरोध भी है इसका काफी, यूनियंस और बहुत सारे लोग इस फैसले का या इस बिल में संशोधन का विरोध भी कर रहे हैं। ये लगभग उसी तरीके की चुनौती है नीतिगत तौर पर जैसी चुनौती बैंकों के निजीकरण को लेकर है। अंशुमन जी, ये संसद के पूरे कार्रवाई मानसून सत्र की समीक्षा के बाद दूसरा सेगमेंट भी संसद को लेकर ही है। कैबिनेट के अप्रूवल के बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल संसद में पेश होगा शायद अगले सत्र में, लेकिन इस बिल का कुछ राज्य विरोध कर रहे हैं, खासतौर पर वो राज्य जिनमें उनकी सरकार है जो केंद्र में विपक्ष में है। तो क्या विरोध पूरी तरह राजनीतिक है? इस बिल में फाइन लेटर्स में क्या है जिससे इन राज्यों को आपत्ति और जिसके बारे में दर्शकों को जानना चाहिए? ये बड़ा विधेयक था और ये बड़ा सुधार था। जब इसकी घोषणा हुई थी तब विस्तार से इस पर चर्चा भी हुई थी कि सरकार इन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो 2003 का है उसे संशोधन करने जा रही है और उसमें 3 बड़े स्ट्रक्चर या 3 बड़े सुधार करने जा रहे हैं, 3 बड़े परिवर्तन करने जा रही है। पहली चीज तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था ये थी कि जो सब्सिडी दी जाती है, यानी जो सस्ती बिजली दी जाती है किसानों को या अलग अलग क्षेत्रों को, उसके लिए बिजली सस्ती न की जाए बल्कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सब्सिडी उनके खातों में भेजी जाए। ये एक आदर्श और अच्छी प्रक्रिया है। इस पर काफी चर्चा होती रही है भारत में नीति आयोग और अलग अलग मंचों से कि बिजली की सब्सिडी की प्रक्रिया बंद की जाए और जैसे गैस की सब्सिडी खाते में भेजी जाती है वैसे बिजली की सब्सिडी खाते में भेजी जाए। एक ये प्रावधान था। दूसरा प्रावधान जो महत्वपूर्ण था जिस पर विरोध है वो ये कि पावर डिस्कॉम्स यानी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं या जो बिजली बोर्ड है राज्यों की जिन्हें पावर डिस्कॉम्स में बदल दिया गया है, उनकी मोनोपोली बिजली डिस्ट्रीब्यूशन में पूरी तरह खत्म होने वाली है। यह कानून इस बात का प्रावधान करता है कि अलग अलग क्षेत्रों में किसी भी कंपनी को बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन का काम दिया जा सकता है। यानी आप किसी राज्य में अगर उस राज्य की 1 या 2 डिस्कॉम्स या जो बिजली बोर्ड हैं वही केवल बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे। सरकारें चाहेंगी तो किसी जिले में, किसी शहर में, किसी एक हैबिटेट में निजी कंपनियों को बुलाकर बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी दे सकती, बिजली पहुंचाने की जिम्मेदारी ले सकते हैं। यानी आप जिस राज्य में रहते हैं वहां कोई जरूरी नहीं है कि वहां आपको सरकार की कंपनी ही बिजली दे। अगर यह कानून पारित हुआ और लागू हुआ तो कई सारी बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां खड़ी होंगी जो बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। यह सुधार था। इस सुधार पर राज्यों का खासा विरोध है क्योंकि इससे राज्यों के डिस्कॉम्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उनकी मोनोपोली, उनका एकाधिकार टूटता है। डिस्ट्रीब्यूशन में अभी भी भारत में बड़े पैमाने पर सरकारी बिजली कंपनियों का ही एकाधिकार है। कुछ ही राज्य ऐसे हैं जहां डिस्ट्रीब्यूशन को प्राइवेटाइज किया गया, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, लेकिन व्यापक बृहत्तर भारत में अभी भी बिजली का वितरण सरकारी कंपनियां ही करती हैं। जो कभी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हुआ करते थे वो आज डिस्कॉम्स हो गए। ये रिफॉर्म बिजली क्षेत्र को और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए और ज्यादा नए निवेश के लाने के लिए जरूरी है क्योंकि बिजली क्षेत्र में
बिजली उत्पादन का प्राइवेटाइजेशन हो गया है। वहां बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन कंपनियां प्राइवेटाइज्ड हैं, पर बिजली का जो नेशन वाइड ग्रिड है उसका प्राइवेटाइजेशन अभी होना है, क्योंकि वहां पर पावर ग्रिड सरकारी कंपनी है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन नीचे आपके घर तक, कंज्यूमर के एंड तक, उसके मीटर तक जो बिजली आती, वहां पर अभी सेमी प्राइवेटाइजेशन वाली स्थिति है। इसका विरोध किया जा रहा है। बिजली क्षेत्र में सरकार एक सुधार और 2014 में कर चुकी है, जिसको हम उदय के नाम से जानते हैं। उसके जरिए सरकार ने बिजली बोर्डों के जो पुराने कर्ज थे, बकायादारियां थी बिजली कंपनियों पर, जहां से वो बिजली खरीदती हैं, उनके डेट रिजोल्यूशन का, उनके कर्ज के रिजोल्यूशन का एक मैकेनिज्म दिया था। अब इस पर राज्य सरकारें विरोध कर रही हैं। उनका विरोध ऑब्वियस रीजन से है, स्वाभाविक सी बात है कि इसमें बहुत सारी, और इसमें किसी भी विपक्षी दल या सत्ता पक्ष के दल की, सरकार की बात नहीं है। सारे के सारे बिजली बोर्डों का जो एकाधिकार है बिजली के वितरण पर, वो टूटेगा। अब राज्य इस पर कैसे सहमति देंगे, क्या इस कानून को वो लागू भी करेंगे बदलाव के साथ, ये हमें आगे देखना होगा। लेकिन एक नया टकराव बिजली कानून में बदलाव को लेकर केंद्र राज्यों के बीच शुरू जरूर हो गया है। जी अंशुमन जी, तीसरी स्टोरी एक फॉलोअप स्टोरी है। हमने अपने खर्चा पानी के पिछले एपिसोड में अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ एंटी ट्रस्ट जांच का अपडेट लिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस जांच को रुकवाने वाली याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद अब वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल व्यापारियों से कानून के उल्लंघन को सरकार के संज्ञान में लाने को कह रहे हैं। मतलब उन्होंने ट्रेडर यूनियन से कहा है कि बड़े ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं के खिलाफ अपनी शिकायतें सरकार के सामने पेश करें ताकि न्याय किया जा सके। अंशुमन जी, अब जैसा हमने पिछले सत्र में, पिछले खर्चा पानी में जिस पर चर्चा कर रहे थे, तो हमने कहा था कि अब क्रैकडाउन शुरू होने वाला है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और भी बहुत सारे जो ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं, उनको जैसे ही कंपटीशन कमीशन की जांच की इजाजत हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने इन कंपनियों की बात नहीं सुनी, तो अब सरकार और जो पूरा भारतीय ट्रेडर समूह है, जो इन उद्योगों पर, इन कंपनियों पर को लगातार टारगेट कर रहा है कि ये इनसे बाजार छीन रही हैं, इनके बिजनेस को प्रभावित कर रही हैं, इनके ऊपर एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू होने वाला है। सरप्राइजिंगली कॉमर्स मिनिस्टर ने खुद ही आह्वान किया कारोबारियों से कि आप इनके खिलाफ शिकायतें लेकर हमारे सामने आइए, हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब यहाँ पर एक असंगति और पैराडॉक्स दिखता है। एक तरफ सरकार विदेशी निवेश मांगने की बात करती है, ये कोशिश करती है कि अमेजॉन और वॉलमार्ट और जेफ बेजोस और बाकी कंपनियां भारत आएं और बड़े पैमाने पर निवेश करें। दूसरी तरफ सरकार के मंत्री ही कारोबारियों से कह रहे हैं कि जितनी शिकायतें हो सके वो इन कंपनियों के अगेंस्ट की जाए और इन पे जांच की जाए। तो अब ये राजनीति के दायरे में जा रहा है रिफॉर्म। सीसीआई की जांच का पता नहीं है कि कंपटीशन कमीशन की जांच में क्या निकल कर आएगा। क्या ये कंपनियां मोनोपोलिस्टिक हैं, क्या ये भारत में एकाधिकार पैदा कर रही हैं, क्या ये बड़े पैमाने पर छोटे उद्योगों के अवसरों का हनन कर रही हैं, ये बात तो सीसीआई की जांच में स्पष्ट होगी। लेकिन एक तरह से एक माहौल बन रहा है कंपटीशन कमीशन के माध्यम से, रेगुलेटर के माध्यम से, सरकार की तरफ से और व्यापारियों की तरफ से, कि जो बड़े रिटेलर हैं, जो ऑर्गेनाइज बड़े रिटेलर हैं, इन्हें किसी तरह से सीमित करके इन्हें कुछ नियमों, कानूनों और सख्त कानूनों में बांधा जाए। तो ये टकराव दिलचस्प होने वाला है। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट बड़ी कंपनियां हैं, भारतीय बाजार में उनकी बड़ी हिस्सेदारी है, उनके भारतीय कंपनियों के साथ अनुबंध हैं, काम कर रही हैं। कानून किस दिशा में जाता है, छोटे कारोबारी कितनी शिकायतें लेकर आते हैं, ये सब हमें सीसीआई की रिपोर्ट से पता चलेगा। लेकिन कंपटीशन कमीशन की इस तरीके की जांच भारत में पहली बार शुरू हो रही है इतने बड़े पैमाने पर इन रिटेलर्स के अगेंस्ट। तो हमें ये देखना होगा कि उस जांच में क्या निकलता है। लेकिन सरकार के रुख से, पीयूष गोयल के जो कॉमर्स मिनिस्टर, उनके रुख से लगता है कि सरकार इन कंपनियों को पर सख्ती से शिकंजा कसने के पक्ष में दिखाई देती है। तो सरकार लगता है कि ई कॉमर्स कंपनियों पर सख्ती से शिकंजा कसेगी आने वाले दिनों में। ये था आज का खर्चा पानी। शो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया आपका। शुक्रिया अंशुमन सर। धन्यवाद।